हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में बच्चों यानी पाठ 7 भाग 3 जिसमें हमने पढ़ा था, नहीं भाग 4 जिसमें हमने पाठ 7 को पौधों को जानिए पूरी तरह से पढ़ा और समझा था। तो आज का वीडियो जो है इस चैप्टर का अंतिम वीडियो रहेगा, भाग 5, जिसमें हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों और उत्तरों को करना है और समझना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पाठ 7 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे और समझेंगे। चलिए बिना विलंब से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्न कथनों को ठीक कर लिखिए। थोड़ा सा ये गलत है, आगे पीछे हमने ठीक कर लेना है। पहला है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो क्या यह सही है? मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित कौन करता है? जड़ें। तो पहला क्या आएगा? जड़ें। जड़ें करती है मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जड़ें। दूसरा, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है। तो ये भी गलत है, पत्तियां थोड़ी रखती है, तना क्या रखता है? तना। तो यहाँ पे आएगा तना। तीसरा, ग यानी जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। ये भी गलत है, जड़ें नहीं पहुंचाती, कौन पहुंचाता है? तना। जड़ें जो है जल नीचे से अवशोषित करती हैं लेकिन पहुंचाता है तना। ठीक है। चौथा, घ, पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। नहीं, बाह्य दल जो ग्रीन पत्तियां होती है बाहर वाली, और पंखुड़ियां जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, तो ये सब अलग अलग होती हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ी की संख्या सदा समान की जगह आएगा असमान। बाकी सब ठीक आएगा, असमान होती है। ठीक है, तो इनकी होती है असमान। पुष्प के बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान की जगह का नाम हमने असमान। ठीक है, मैं दोबारा लिखा हूँ, असमान। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। नहीं, जरूरी नहीं है। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उनकी पंखुड़ियां क्या होगी? आपस में भिन्न भिन्न होंगी। क्या आएगा? भिन्न भिन्न होंगी। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हो, वो अलग होगा। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हमने ठीक किया और मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को ये समझ आया होगा और आपने नोट किया होगा। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब चित्र बनाने को बोला हुआ है। पहला चित्र का पत्ती का। तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था चित्र पत्ती का। तो पत्ती का चित्र कैसा होता है आपको मैंने बताया। ये पत्ती बना सकते हैं आप ऐसे, ये पत्ती होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप पत्ती बना सकते हैं। अब बीच में आपकी मध्य सिरा होगी, फिर सिराएं ऐसे होगी। आप इस तरह से पत्ती का स्ट्रक्चर बना सकते हो, इस तरह से। ठीक है, और इनमें आप फिर इस तरह से जाली का रूपी सिरा विन्यास दिखा सकते हैं, इस तरह से। पर आपने लिखना भी है इसमें। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पर्ण वृंत। वृंत। ठीक है, ये हो गया पर्ण वृंत। और ये क्या हुआ? ये हो गया आपकी शिराएं। क्या हुई? शिराएं होगी, शिराएं। और इसको जो ग्रीन पटल, इसको बोला जाता है फलक। जो ग्रीन कलर का पटल उसको फलक या पटल, फलक। ठीक है, या पटल। तो इस प्रकार जब बनाओगे आपको पत्ती का भाग हो जाएगा। ये चीज़ आप लिखोगे, इस तरह से पत्ती बनाओगे, ये हो गया पत्ती का चित्र। ठीक है बच्चों, चलिए। ख, मूसला जड़। अब हमने मूसला जड़ का चित्र बनाना है। मैंने आपको बताया था, किताब में भी दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो आप किताब से देखते हो। मूसला जड़ का चित्र ये हो गया आपका पौधा। ये पौधा हो गया आपका, ये ऊपर को पौधा है मान लीजिए। ठीक है, अब ये है नीचे को उसकी जड़ें। ये मिट्टी है, ये है मिट्टी। ठीक है, ये जड़ है। तो मूसला जड़ ऐसे होगी,
उसके नीचे ये आपकी दूसरी जड़ होती है ऐसे, एक जड़ होगी सीधी, तो ये सीधी जड़ जो है ना, इसको बोला जाता है मूसला जड़। क्या बोला जाता है? मूसला जड़। ठीक है, और ये दूसरी जड़ क्या होगी? इन जड़ों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आपका रेशे, इनको स्पोर्टिंग जड़ बोलते हैं इनकी। ठीक है, तो मूसला जड़ आपकी मेन है दिखाना, मूसला जड़, ये होगी मूसला जड़। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है? एक पुष्प जिसका आपने सारणी में अध्ययन किया हो। आपने सारणी 7.3 में कौन सा पुष्प देखा था? वो देखा था आपने गुलाब की पंखुड़ियों वाला, राइट। तो आपने उसमें बनाना है पुष्प ऐसे गुलाब का, इस तरह से आपने गुलाब का फूल बनाना है। ठीक है, इसमें आपने बाह्य दल भी दिखाना है, ये बाह्य दल है, इस तरह से ये बाह्य दल होगा, और ये आपकी गुलाब की पंखुड़ी हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से। इसमें आपने फिर दिखाना है आपको ये इस तरह से, ये क्या है? पुंकेसर। ठीक है, ये पुंकेसर दिखाना है आपने बीच में, केसर यहाँ पे। तो इस तरह से आप फूल दिखाओगे तो इसको बोला जाता है बाह्य दल। आप लिखोगे इसको बाह्य दल, ये आपको पढ़ाया है मैंने। अगर आपको नहीं लगे पता तो आप किताब की सारणी 7.3 देख सकते हो, ये पंखुड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, पंखुड़ियाँ। तो इस प्रकार आप बनाओगे इसको। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 भी। चलिए प्रश्न नंबर 3, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? उनका नाम लिखिए, आप इसे किस वर्ग में डालिए। अब देखो आपके घरों में ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना लंबा और दुर्बल होता है। तो एक तो है टमाटर, टमाटर का पौधा था ना आपका, टमाटर। ठीक है बच्चों, टमाटर। अब टमाटर का पौधा होता है आपका बिल्कुल लंबा जैसा होता है और बिल्कुल कमज़ोर होता है। तो ये किस में आएगा? ये आएगा आपका शाक में। कौन से वर्ग में आएगा? शाक में। ठीक है, मैंने आपको बोला है 2-3 फीट जो होता है वो शाक में आता है, 4 फीट से नीचे जितने पौधे होते हैं वो शाक में आते हैं। इसके अलावा दूसरा पौधा क्या होगा आपका? दूसरा पौधा आपने कौन सा देखा टमाटर के अलावा? बताइए। बहुत सारे बेटो, प्याज का पौधा हो गया है ना, प्याज। तो प्याज क्या आएगा? ये भी शाक में आएगा। बहुत सारे पौधे हैं ऐसे, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। प्याज हो गया, कद्दू हो गया, शाक आपका टमाटर हो गया, आपका धनिया हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, बहुत सारे पौधे हैं, कोई भी बता सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। पौधे के तने के क्या कार्य होते हैं? पौधे के तने के 2 कार्य बताए थे मैंने आपको। नंबर 1, जड़ों से पानी को पौधों के पानी और खनिज पदार्थ, है ना, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों को क्या करते हैं? जड़ों से पानी और खनिज पदार्थों को कहाँ करते हैं? पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। कौन? तना, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है इसका? पौधे को स्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है? स्थिरता, यानी जमीन से जोड़े रखता है और स्थिर रखता है। 2 कार्य हो गए। आपका तना क्या करता है? एक तो जड़ों के द्वारा जमीन से जल और खनिज लवण अवशोषित करके पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। नंबर 2, वह पौधे को स्थिरता प्रदान करता है, यानी मिट्टी में जकड़े रखता है। ठीक हुआ। चलिए आगे चलिए, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किन किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है? गेहूं की पत्ती में जालिका रूपी, गेहूं में होता है, गेहूं के अंदर जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं होता। तुलसी में, हाँ तुलसी में होता है। मक्का में नहीं होता, घास में नहीं होता, धनिया में होता है, गुड़हल में होता है। तो ये 3 पत्तियां हैं, तुलसी, धनिया और गुड़हल, जिनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। बाकी गेहूं में, मक्का में, घास में होता है समांतर। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था जालिका रूपी सिरा विन्यास कैसे होता है, जिसमें जालियां बनी, ऐसी जाली बनी हो इस तरह से, ये जिसमें जालियां बनी हो, जाली की तरह ही होगा जालिका रूपी। और समांतर सिरा विन्यास होता है ऐसे, जिसमें सीधी समांतर सिराएं होती हैं और जालिका नहीं बनी होती, ये होता है समांतर सिरा विन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के पीछे। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है? यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास क्या होगा? देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि हम पौधे की जड़ें बिना देखे हम पत्तियों से ही पता लगा सकते हैं कि उसकी जड़ें कैसी होगी। तो उसी तरह हम उल्टा, यानी पौधों की जड़ें भी देख के बता सकते हैं कि उसकी पत्तियां कैसी होगी। अगर पौधे की जड़ें रेशेदार होगी तो उसकी सिरा विन्यास कैसा होगा? समांतर। ठीक है,
अगर पौधे की जड़ें रेशेदार होगी तो उसका सिरा विन्यास होगा समांतर। अगर पौधे की जड़ें जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा तो उसकी अगर पौधे की जड़ें जो है मूसला जड़ होगी तो उसका जो सिरा विन्यास होगा वो होगा जालिका रूपी सिरा विन्यास। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आएगा। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी? तो अभी मैंने बता दिया, यदि किसी पौधे में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो उसकी जड़ें होंगी आपकी कौन सी? मूसला। उसकी जड़ें होगी आपकी मूसला जड़। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला है या अथवा झकड़ा जड़? कैसे? ये बिल्कुल, हम किसी पत्ती की छाप लेके भी पहचान सकते हैं कि इसकी जड़ मूसला है या कैसे। तो कैसे करेंगे आप एक पत्ती लेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे? आटा गूंथेंगे, है ना, आटा गूंथेंगे और आटे की लेई बनाएंगे और उसके ऊपर एक रोटी बना लेंगे हम, ठीक है। रोटी पकाएंगे नहीं, सिर्फ रोटी बेल लेंगे, बनाएंगे कच्ची रोटी। फिर हम एक पत्ती लेंगे, उसको उसके ऊपर क्या करेंगे? बेलन चला देंगे और आटी रोटी के ऊपर उसको रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि पत्ती की छाप जो रोटी पे आ जाएगी। तो हम रोटी पे जो उसकी छाप आएगी उसके ऊपर उसकी जो सिरा विन्यास है वो आ जाएगा। तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि सिरा विन्यास अगर जालिका रूपी होगी तो उसकी जड़ें क्या होगी? मूसला। अगर उसकी सिरा विन्यास होगा आपका समांतर तो उसकी जड़ें होंगी रेशेदार। तो इस प्रकार हम बिना पत्ती को देखे उसकी छाप से भी यह पता लगा सकते हैं कि उसकी जड़ झकड़ा जड़ या मूसला जड़। हाँ, एक चीज़ मैं आपको चैप्टर में बताया था, झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ एक ही होती है। रेशेदार जड़ों का नाम दूसरा नाम है झकड़ा जड़ भी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम। तो पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? पुष्प के विभिन्न भाग हैं 4। नंबर 1 कौन सा? बाह्य दल, ठीक है। नंबर 1 बाह्य दल। नंबर 2 पंखुड़ियाँ, ये मैंने आपको बताया है बेटे, पंखुड़ियाँ। यहाँ पे सही नहीं लिखा जा रहा है पर आपको समझ है इसकी। नंबर 3 क्या है इसका? पुंकेसर, मैंने आपको बताया था जिसमें पुरुष भाग होता है, यानी पुंकेसर के फर्दर कितने भाग होते हैं? 2 तंतु। नंबर 2 परागकोश। 2 भाग होते हैं आपके किसके? पुंकेसर के। और नंबर 4 हो गया आपका फिर स्त्री केसर। क्या हो गया? नंबर 4 आ गया आपका स्त्री केसर। नंबर 4 स्त्री केसर, ये भी आपका पुष्प का भाग है। ठीक है। अब स्त्री केसर के भी 2 भाग होते हैं। नंबर 1 3 भाग होते हैं इसके, अंडाशय, ठीक है। नंबर 2 अंडाणु, अंडाणु वर्तिकाग्र, और नंबर 3 वर्तिका। 3 भाग हैं इसके। इस प्रकार जो है पुष्प के कितने भाग हुए? बेसिकली 4 भाग, लेकिन 2 भागों के फर्दर और भाग हैं। तो पहला भाग हुआ आपका बाह्य दल जो हरे रंग की पत्तियां, दूसरा भाग हुआ पंखुड़ियाँ, तीसरा भाग हुआ पुंकेसर। उसके अंदर क्या होता है आपके 2 भाग होते हैं, तंतु और परागकोश। फिर चौथा भाग हुआ आपका स्त्री केसर, उसके अंदर 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्न में से किस पौधे के फूल आपने देखे हैं? घास के फूल, ये आप अपने आप बताओगे। इनमें से आपने कौन कौन से फूल देखे हैं वो आप नोट करके लिख लोगे। ठीक है, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पौधे के उस भाग का नाम लिखो जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधे का वो कौन सा भाग है जो अपना भोजन बनाता है? पत्ती। क्या है? पत्तियाँ। पत्तियाँ जो है पौधों का भोजन बनाती हैं। और इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, बताया था मैंने आपको ना, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय होते हैं? स्त्री केसर में। किस भाग में? स्त्री केसर में। पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय होते हैं। प्रश्न नंबर 13, लास्ट प्रश्न, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जिनमें संयुक्त पंखुड़ियाँ पाई जाती है ना, वो है आपका धतूरा। धतूरे का पौधा होता है बेटा, जिसमें जो है उसके फूल में पौधे में एक इकट्ठियाँ पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं।
संयुक्त पंखुड़ियाँ, और अलग अलग पंखुड़ियाँ किस में पाई जाती है, जो हमने पढ़ा किताब में, कौन, गुलाब पढ़ा ना मैं, इसमें अलग अलग होती हैं, बाह्य दल नीचे होता है और ऊपर पंखुड़ी होती है, लेकिन धतूरे में बाह्य दल और पंखुड़ियाँ इकट्ठी होती हैं। तो इस प्रकार जो है हमने अध्याय 7 के सभी प्रश्न कर लिए हैं 1 से लेकर 13 तक, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये अच्छी तरह समझ आए होंगे और आपने इनको नोट किया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और समझिएगा इस वीडियो को जो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार हमने कक्षा 6 का पार्ट 7 भी पूरा किया इसी वीडियो यानी पार्ट 5 के साथ, जो है भाग 5 के साथ हमारा 7वां चैप्टर पूरा होता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर पार्ट 8 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए और सुरक्षित होकर पढ़ते रहिए। तब तक बाय।